Good morning students. Students, this is part 3 and also last video of this chapter agriculture. This is our fourth chapter of our geography book. Students, इससे पहले हमने इस चैप्टर की दो वीडियोस देखी, वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2. फर्स्ट वीडियो में हमने डिफरेंट एग्रीकल्चर पैटर्न्स किए, उसके बाद हमने डिफरेंट सीजन्स के बारे में पढ़ा और सेकंड वीडियो में हमने जो है डिफरेंट क्रॉप्स को पढ़ा, जैसे वीट, राइस, रबर या फिर जो भी हमारी अलग अलग क्रॉप्स थी उनके बारे में देखा. अब स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 3. इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए हैं एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं या जो भी ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर हुआ है. तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक. स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे जो भी डिफरेंट चेंजेस आए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हों या फिर हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. तो चलिए देखते हैं ये कौन से रिफॉर्म्स थे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट एंड हियर इज फर्स्ट पॉइंट. एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जो है इंडिया में बहुत सबसे पहले से ही जो है प्रैक्टिसाइज किया जाता था. हमने पहले इस चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता था, जिसमें कि जो हमारे इक्विपमेंट्स होते थे वो भी बहुत ज़्यादा ओल्ड होते थे. तो उस टाइम पे जो है इस तरह का हमारा एग्रीकल्चर इंडिया में था. फिर धीरे धीरे इसमें चेंजेस भी आए. Why has India not improved in technical and institutional reforms in agriculture? तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है. And the second point is, in spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. तो स्टूडेंट्स, आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे फार्मर्स हैं इंडिया में जो कि इरीगेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो कि डिपेंड है सिर्फ मॉनसून के ऊपर, जिसके कारण जो है हमारा एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है बहुत सारी जगहों में इंडिया में. एंड द थर्ड पॉइंट इज, एग्रीकल्चर नीड्स सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. तो इंडिया को स्टूडेंट्स जो है सीरियस टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए. टेक्निकल रिफॉर्म्स हमारे टेक्निक से जुड़े हुए रिफॉर्म्स हैं और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हम कह सकते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को एक ऑर्गेनाइजेशन माने तो उसके पूरे एक स्तर के ऊपर जो है चेंजेस, उन्हें हम कहेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. And the last point is collectivization, consolidation of holdings, cooperation and abolition of zamindari etc. were given priority to bring reforms in the country after independence. तो स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस कब मिली? यस, इन 1947. तो जैसे ही हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली इन 1952 और 1950 के आसपास जो है हमारी कंट्री में कुछ चेंज किए गए, जैसे अबोलिशन ऑफ जमींदारी. आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स कि जमींदारी प्रथा में क्या होता था, एक जमींदार होता था जिसके पास जो है पूरी लैंड होती थी और जो दूसरे लोग होते थे फार्मर्स, वो उसके ऊपर जो है एग्रीकल्चर करते थे. उसको ख़त्म कर दिया गया. कोलेक्टिवाइजेशन आपने पढ़ा होगा रशियन रेवोल्यूशन में, उसमें कोलेक्टिवली एग्रीकल्चर करना, या बहुत सारे चेंजेस जो है हमारे किए गए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, लैंड फोकस was the main focus of the first 5-year plan. तो स्टूडेंट, जो लैंड के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस रहा हमारे फर्स्ट 5-year प्लान में. सो नेक्स्ट पॉइंट इज, राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वर लैकिंग. तो स्टूडेंट, बहुत सारी लॉज बना दी गई थी रिफॉर्म्स के लिए पर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था. अब स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इस गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए. सो फर्स्ट वन इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in 1960s and 70s. तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए 1960s और 70s के आसपास. नंबर 1 है ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन यूज ऑफ पैकेजिंग टेक्नोलॉजी एंड वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड वर सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर. तो स्टूडेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, 1970s में ही आई थी. इसमें HYV सीड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, जिससे कि जो है हमारा क्रॉप्स थी जो बहुत छोटे लैंड पे भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिली. और वाइट रेवोल्यूशन हमारी मिल्क से रिलेटेड थी, मिल्क की प्रोडक्शन से रिलेटेड थी. एंड नंबर थर्ड पॉइंट इज, बट दिस लेड टू कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरियाज. बस अब स्टूडेंट, यहाँ पर बात आती है कि इसके कारण भी जो है कुछ फ्यू सिलेक्टेड एरियाज ही थे जहाँ पर डेवलपमेंट हो पाई, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सब एरियाज. बाकी दूसरी जगहों पर इसके कारण जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाई या प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाई.
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देयरफॉर इन द 1980s एंड 1990s अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड विच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। अब उसके बाद 1980s और 1990s में भी गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, बहुत सारे लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जिनके कारण जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हमारे फार्मर्स को। एंड द लास्ट पॉइंट हेयर इज प्रोविजंस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट कैलेमिटीज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट वर सम ऑफ स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट गवर्नमेंट ने जो है इंश्योरेंस शुरू कर दिए जो हमारी क्रॉप्स थी उनके, उसके बाद ग्रामीण बैंक जो हैं चलाए जिससे कि लोग जो है लोन ले सके जो हमारे फार्मर्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गांव में, और बहुत सारे ऐसे ही स्टेप्स उठाए जिससे कि जो है हमारे फार्मर्स को हेल्प मिल सके और प्रोडक्शन जो है बढ़ सके। अब उसके बाद अदर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट है। सबसे पहला है KCC किसान क्रेडिट कार्ड, नंबर 2 है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS। तो ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जैसे कि मैंने अब बताया इंश्योरेंस करने शुरू कर दिए, और किसान क्रेडिट कार्ड जैसे हमारे पास बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है स्टूडेंट्स, वैसे ही किसान के लिए एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड भी चलाया। और सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। And the second point is moreover special weather bulletins and agriculture programs for farmers were introduced on the radio and television। अब स्टूडेंट जो है टेलीविज़न और रेडियो पे कुछ चैनल्स चलाए गए जो कि हमारे जो किसान जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए थे, उनकी क्रॉप से रिलेटेड या जो भी हमारे कैटल्स हैं उनसे रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती थी जो कि साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन रहती थी जिससे कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। अब भी आप स्टूडेंट देख सकते हैं अगर किसी के घर पे आपके फ्री डिश हो, या बहुत सारे चैनल्स हमारे आते हैं जो कि फार्मिंग से ही रिलेटेड होते हैं। नंबर 3 इज़ द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंसेज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब स्टूडेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो सपोर्ट प्राइस है जो एवरी सीज़न में जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि एक हमारी क्रॉप है इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना होगा, मतलब कि वो जो क्रॉप है जिसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया गया है उसका एक प्राइस डिसाइड कर दिया गया है कि उस प्राइस से कम वो क्रॉप नहीं बिक सकती, उससे ज़्यादा बिकेगी या उस प्राइस पे बिकेगी, तो उसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर बाय स्पेक्युलेटर्स एंड मिडलमैन। तो स्टूडेंट ये हमारे जो अदर स्टेप्स थे जो टेकन बाय गवर्नमेंट थे। नाउ स्टूडेंट इसी के अंदर हमारा एक सब टॉपिक आता है भूदान एंड ग्रामदान। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा भूदान एंड ग्राम दान हम कह सकते हैं एक मिशन आप इसे कह सकते हैं, या एक हम इसे एक रेवोल्यूशन टाइप से भी हम कह सकते हैं। ये हमारा चलाया था जो है विनोबा भावे ने। अब चलिए इसे शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। महात्मा गांधी डिक्लेयर विनोबा भावे एज ही स्पिरिचुअल हायर। He also participated in Satyagraha as one of the foremost Satyagrahis. He supported Gandhiji concept of Gram Swaraj. After Gandhiji martyrdom, Vinoba Bhave undertook Padyatra to spread his message throughout the country. Once, when he was at Andhra Pradesh, some landless farmer demanded land for their economic well-being. अब जब वो आंध्र प्रदेश में गए थे तो कुछ फार्मर्स ने जो है लैंड की डिमांड की जिससे कि वो प्रोडक्शन कर सके और जो है अपना लिवलीहुड चला सके। He assured them to talk to the Indian government for provision of land for them if they undertook cooperative farming. अब उन्होंने विनोबा भावे ने कहा कि वो गवर्नमेंट से बात करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। श्री रामचंद्र रेड्डी stood up and offered 80 acres land to 80 landless farmers. This was known as भूदान. Later he introduced these ideas throughout the India. अब स्टूडेंट क्या हुआ, वहाँ पर एक हमारे जमींदार आप कह सकते हैं थे श्री रामचंद्र रेड्डी। उन्होंने क्या किया, विनोबा भावे की बात सुनकर अपना 80 एकर्स का जो लैंड है वो दान कर दिया 80 लैंडलेस फार्मर्स को, जिसे बाद में हमने कहा भूदान। भूदान स्टूडेंट नेम से ही पता चलता है भू और दान, भूमि का दान। नेक्स्ट रीड करते हैं। सम जमींदार्स ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट विलेजेस अमंग द लैंडलेस, दिस वाज नोन एज ग्रामदान। अब कुछ जमींदार ने क्या किया स्टूडेंट, जिनके पास बहुत सारे विलेजेस थे उन्होंने अपने विलेजेस को भी दान करना शुरू कर दिया, जिसे हमने कहा ग्रामदान। इसके भी नेम से ही पता चलता है ग्राम दान, गांव का दान। However, many landowners choose to provide some part of their land to the poor farmers due to the fear of land sealing act. अब कुछ लोगों ने जो है गवर्नमेंट से डर के या लैंड सीलिंग एक्ट से डर के भी अपने जो है लैंड को दान करना शुरू कर दिया, जो भी पुअर फैमिलीज थी उनको। एंड लास्ट लाइन वाज
द भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज आल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट इसे हमने ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा, क्योंकि इसमें जो है किसी तरह का, देखिए जो भी हमने आज तक रेवोल्यूशन आपने पढ़ी होगी, रशियन रेवोल्यूशन है या कोई भी है, उसमें जो है हमने देखा है कि ब्लड जो है बहुत ज़्यादा, मतलब हम देखते हैं कि मर्डर्स वगैरह होते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए हमने इसे बिल्कुल पीसफुल जो है रेवोल्यूशन ये थी, इसलिए हमने इसे कहा ब्लडलेस रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट ये टॉपिक यहीं तक था। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हेयर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी इकोनॉमी में या हमारी कंट्री में। So let's start from the first one. Agriculture has been the backbone of Indian economy through its share in the gross domestic product has registered a declining trend from 1951 onwards. In 2010 and 2011, about 52% of the total workforce was employed by the farming sector. तो स्टूडेंट जो है बैकबोन रही है एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी कंट्री का, और जो है हमने देखा है कि 52% जो हमारी वर्क फोर्स है, जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इंगेज्ड है। और जो है इसका ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनिंग रहा है 1951 के बाद से ही जीडीपी में। डिक्लाइनिंग द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज़ द मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बिकॉज any decline and stagnation in agriculture will lead to a decline in other spheres of economy having wider implication for the society. अब स्टूडेंट ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम की बात है कि जो डिक्लाइनिंग शेयर रहा एग्रीकल्चर का, अब क्योंकि हमने पढ़ा कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर है या हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, दोनों ही सेक्टर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर का डिक्लाइनिंग इन जीडीपी जो है उनके ऊपर सीधा सीधा हमारा जो है इफेक्ट डालता है। And the next point is establishment of Indian Council of Agriculture Research, agriculture universities, veterinary services and animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecast etc. were given priority for improving Indian agriculture. तो स्टूडेंट गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हमारे खोले ताकि जो है लोगों को एजुकेशन मिल सके एग्रीकल्चर के बारे में। Through GDP rate is increasing over the years, it is not generating sufficient employment opportunities in the country. But students क्या है कि GDP जो हमारी improve तो हो रही है, पर उसमें ज़्यादातर पार्ट हम देखते हैं कि हमारा टर्शियरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर का है, जबकि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जो है उसमें हिस्सा जो है कम होता जा रहा है, जिसके कारण हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन एंड आवर गवर्नमेंट इज गोइंग अहेड विद रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब स्टूडेंट जो इंडियन फार्मर्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है जो हमारी इंटरनेशनल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ। आप देख ही रहे हैं आजकल हम बात कर रहे हैं चाइना बाइकआउट की या जो दूसरी चीज़ें हैं। अब इससे हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा जो है कंपटीशन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है बढ़ चुका है, और पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर का भी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कम होती जा रही है, ये सब हम देख ही रहे हैं। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इट डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके ऊपर सब्सिडी जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में देती थी वो भी जो है कम होती जा रही है। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैव प्रूव्ड हार्मफुल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। अब स्टूडेंट तो दूसरी कंट्रीज से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आ रहे हैं उसका काफ़ी ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ रहा है हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर को। एंड द लास्ट वन इज फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कोजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। अब स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि जो हमारी कंट्री के फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर को छोड़कर दूसरा जो है कोई दूसरा भी काम ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, इसकी जो हेडिंग है वो आप देख सकते हैं, इंडिया ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर। अब यहाँ पर हम ग्रोथ रेट देखेंगे जीडीपी की और मेजर सेक्टर्स हैं हमारे पास दिए हुए, बट हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादातर यहाँ पर देखना है। एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हैं 2013 एंड 14 में 4.2 ग्रोथ रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर की इन जीडीपी, और उसके बाद 2014 एंड 15 में जो है इसकी ग्रोथ रेट घट कर -0.2 हुई। 2015 एंड 16 में 1.1 हो गई। तो हम देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है जीडीपी में हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में हम कह सकते हैं वो जो है कम होती जा रही है स्टूडेंट्स। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। सो लेट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट वन।
नाउ स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। अब स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझना होगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है एक कंट्री को दूसरी कंट्रीज़ के साथ जोड़ना, या हम कह सकते हैं ट्रेड करना दूसरी कंट्रीज़ के साथ या वर्ल्ड के साथ। ये हमारा होता है ग्लोबलाइजेशन। नाउ अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है एग्रीकल्चर में वो बहुत पहले से ही थी हमारी कंट्री में। जब हमारी कंट्री के ऊपर जो है ब्रिटिशर्स का जो है कॉलोनिज्म था, तभी से हमारी कंट्री के जो फूड प्रोडक्ट्स थे या जो दूसरे कॉटन, रबर वगैरह थे, वो जो है ब्रिटिशर्स इंग्लैंड में ले जाते थे और वहाँ पे बेचते थे, या फिर वहाँ से जो है उनके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेकर आते थे बना के, और वो यहाँ पर आकर बेच देते थे। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि 1990 में हमारी कंट्री में जो है ग्लोबलाइजेशन हुआ, जो है कह सकते हैं इकोनॉमिकल चेंजेस हुए जिनमें ग्लोबलाइजेशन भी था। और उसके बाद क्या हुआ, हमारे जो इंडियन फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखना पड़ा, क्योंकि जो है बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रियां जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, या जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, वहाँ से आने वाले फूड प्रोडक्ट्स या कह सकते हैं हम, या कॉटन है, रबर है, नॉन फूड प्रोडक्ट्स जो है एग्रीकल्चरल, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थे, जिसके कारण इंडियन जो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखना पड़ा। अब स्टूडेंट, इसके बाद क्या हुआ, जैसे अब हमारी कंट्री के फार्मर्स को बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखना पड़ा। उसके बाद 1970s में हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जिसमें HYV सीड्स का यूज़ हुआ, जिससे एक छोटे लैंड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हुई। उसके बाद हमारी कंट्री में एक नए जो है चीज़ की शुरुआत हुई, और वो एक कीवर्ड है, द कीवर्ड टुडे इज़ जीन रेवोल्यूशन विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग? स्टूडेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टाइप की स्टडीज़ है जिसमें कि हम हाइब्रिड स्पीशीज़ को जो है बनाते हैं। जैसे कि हमारी हाइब्रिड स्पीशीज़ जो है HYV सीड्स थे, जो कि हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन में आए, या दूसरी तरीके की हाइब्रिड स्पीशीज़ जो कि अलग अलग कंडीशंस में जो है सर्वाइव कर सके, जिनमें फ्रूट्स ज़्यादा आएँ, या कुछ ना कुछ जो है चेंजेस हों जिनमें उनके बेस वेरिएंट से। Next one is, in fact, organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory-made chemicals such as fertilizers and pesticides. Hence, it does not affect environment in a negative manner. तो स्टूडेंट, हम ऑर्गेनिक यहाँ पर फार्मिंग के बारे में बताया गया है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं। इसमें हमें केमिकल्स का यूज़ नहीं करना पड़ता, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करना पड़ता, और जो है ये हमारे इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं पहुँचाती। And the next one is, Indian farming have a bleak future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises. Indian farmers should diversify their cropping pattern from cereals to high value crops. This will increase income and reduce environmental degradation simultaneously. And the last one is, India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high value crops. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो है ये चैप्टर, और इस चैप्टर की ये थी लास्ट वीडियोस। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पढ़ा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिफरेंट चेंजेस आए, गवर्नमेंट ने जो भी अपने जो है एफर्ट्स किए उनके बारे में। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, या आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है और बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या क्या सुजेशंस हैं? आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए या क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? तो आप कुछ सुजेशन जो है अपनी नोटबुक में मिनिमम जो है 5 to 8 सुजेशंस आपने लिखनी है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी लास्ट वीडियो। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ civics of your book. So student, stay home, stay safe.